आखिरी सवाल तो यही है कि क्या वाकई इस देश में अगर मीडिया संभल जाए तो क्या सत्ता भरभरा कर गिर जाएगी? अगर मीडिया संभल जाए तो क्या सत्ता भरभरा कर गिर जाएगी? क्योंकि भीतर वो दर्द तभी आएगा जब आप इस देश की बेसिक स्थिति को समझ पाएंगे, और ये बेसिक स्थिति को समझाने के लिए ही मीडिया की जरूरत होती है, उस फोर्थ स्टेट की जरूरत होती है जो संयोग से मौजूदा वक्त में शंख ताली अगरबत्ती सब जला रहा है। किसके लिए? एक ऐसी राजनीतिक सत्ता के लिए जो अंदर से पोपली है, खोखली है। मोदी सरकार बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें जानकारी है सरकार की नीतियां किस तरीके से भीतर में खोखली है, लेकिन हम ये जानकारी आपको नहीं देंगे। सरकार जो ऐलान करती है, जिन नीतियों का जिक्र करती है, जो उत्सव मनाती है, उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा होगा, लेकिन हम ये जानकारी आपको नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है, भारत की अपनी स्थितियां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जितनी खोखली और पोपली हो गई है, हम जानकारी नहीं देंगे। हर दिन रिपोर्ट लगातार आती चली जाएगी, जानकारी अपने तौर पर सरकार भी अपनी वेबसाइट पर दे देगी, लेकिन हम मुंह पर ताला लगा लेंगे, हमारी कलम लिखना छोड़ देगी, हमारे कैमरे उन विजुअल्स को दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे जो इस देश का सच होगा। ऐसा मीडिया भारत में इससे पहले कभी था क्या? या फिर भारत का मीडिया तो लगातार राजनीतिक सत्ताओं से संघर्ष करता आया है, एक संघर्ष था। उस संघर्ष का हमको लगता है आज जिक्र इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि तब जितनी बंदिशें थी, तब जितना दबाव था, उतनी बंदिशें और दबाव अब उस रूप में है नहीं। बड़े छोटे छोटे दबाव हैं, लेकिन मीडिया रेंगते हुए लटपटा चुका है। वो थिएटर करने लगा है, वो नाटक नौटंकी दिखाने में व्यस्त है। जनता को उसी के भीतर में वह चाहता है वो उसमें शरीक हो जाए, और राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर ठहाके लगाते रहे, और ठहाके लगाने के बीच बीच में किसी भी एक मीडिया संस्थान को जाकर फुसला ले, उसके कांधे पर हाथ रख दे और बताए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि सच ये है, इस देश के भीतर में अगर नेशनल मीडिया, खासतौर से 2-3 ग्रुप जो टेलीविजन और प्रिंट दोनों जगहों पर जिनकी मौजूदगी है, अगर वो खड़े हो जाएं तो ये सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। हम इस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि आज जानने की कोशिश कीजिए कि जब आपने आज टेलीविजन खोला, जब आपने अखबार के पन्नों को टटोला, तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में जितने घरों को बांट रहे हैं, उतने घर मध्य प्रदेश में बने ही नहीं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और जब ये 2022 तक का टारगेट लिया गया था कि हर को घर दिला दिया जाएगा, तो वह भी टारगेट आज की तारीख में सिर्फ 22% हो पाया है, यानी लगभग 80% अभी बचा हुआ है। और इधर 4 साल बीत चुके हैं और इधर 2 साल बाकी हैं। कैसे पूरा होगा? किस रूप में पूरा होगा? और गलत तौर पे घर भी बांटे जा रहे हैं, हम इसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि घर बंट गए, प्रधानमंत्री ने दे दिया, लेकिन हम रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे क्या वाकई वहां पर घर है भी या नहीं है। इसकी जानकारी भी नहीं देंगे कि इस देश में इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है, औद्योगिक उत्पादन, वो इस बार -10.4% पे ही अटका हुआ है। इससे पहले वो और नीचे था, अभी भी माइनस में ही है। इसका असर क्या पड़ेगा, हम कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे। और तो और एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम की। इस इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब यह होता है कि इसमें जो ट्रेड इंटरनेशनली लोग करते हैं उसमें आपको स्वतंत्रता हो। इसका मतलब होता है कि साइज ऑफ गवर्नमेंट किस रूप में काम कर रही है। इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स किस रूप में आपके साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और कितने टैक्स लगाती है। इन सारी स्थितियों को मिलाकर जब एक इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स सामने आया तो पता चला कि पिछले साल की रिपोर्ट की तुलना में इस बार भारत की स्थिति और नाजुक हो गई है। पिछले साल 162 देशों में भारत 79वें नंबर पे था, आज वो नीचे आ गया है 105वें नंबर पर। कोई जानकारी आपको नहीं आएगी। और ये जानकारी के भीतर का सच ये है कि ये पूरा डाटा 2018 का लिया गया है, यानी नोटबंदी, जीएसटी के बाद से इस देश की इकोनॉमी, इस देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का घूम रहा था उसकी मुश्किल हालात, और लोगों के सामने, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कॉर्पोरेट वर्ग हो, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तौर पर हो, हर तबके के सामने मुश्किल है जो इसको इंडिकेट करता है। और यहीं से ये बात की शुरुआत होती है, क्या मीडिया इस बात को नहीं समझ पा रहा है? और मीडिया ने क्या इससे पहले उन परिस्थितियों को नहीं देखा है जिस दौर में बंदिशें लगती थी? क्योंकि हम एक इतिहास के पन्ने को अगर पलटना शुरू करते हैं तो आपके जहन में 2-3 बातें आनी चाहिए। इस देश की राजनीतिक सत्ता ही कहीं थिएटर तो नहीं करने लगी, कहीं उसको अपने तौर पर नाटकों में मजा तो नहीं आने लगा, और वही नाटक मीडिया ने धीरे धीरे ओढ़ लिया। क्योंकि इससे पहले राजनीतिक सत्ताएं इस तरह का थिएटर नहीं करती थी, गलत जानकारी नहीं देती थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी झूठ नहीं बोलती थी, इस तरीके से किसी भी चीज को प्रोपेगेंडा इस रूप में नहीं करती थी कि जिसमें सिर्फ लगे एक प्रचार तंत्र चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट भारत की राजनीति में हुई है और उसका असर मीडिया पे पड़ा है। क्योंकि जब आप इंदिरा गांधी का नाम लेंगे और इंदिरा गांधी में इमरजेंसी को कुछ सेकंड्स के लिए अगर भूल भी जाइए तो याद कीजिए पंजाब का ब्लू स्टार, याद कीजिए उस समय जो गरीबी हटाओ का नारा चला था,
उसको लेकर जो सवाल था, उस दौर में जो करप्शन का नारा था, जो क्रोनी कैपिटलिज्म का नारा था, उसको लेकर मीडिया का स्टोरी फाइल नहीं कर रही थी। और इमरजेंसी लगने से पहले कुलदीप नैयर से आर्टिकल लिखवाया था रामनाथ गोयनका ने, जो कि जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में छापा था। इस बात का अंदेशा था कि इस देश में इमरजेंसी लग सकती है, और इंदिरा गांधी क्या इंडियन एक्सप्रेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए नहीं बढ़ गई थी? स्थिति तो इतनी नाजुक हो गई थी, और जिस तरीके से पूरे इंडियन एक्सप्रेस की बोली तक लगा दी गई थी कि 6 करोड़ में सब कुछ दे देंगे, या तो कांग्रेस को दे दो या फिर हमारे लोगों को दे दो, यह स्थिति भी आई थी। और तो और इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में उस समय AK एंटोनी और कमलनाथ तक को एडिटोरियल बोर्ड में रख दिया गया था, कौन नहीं जानता है। यानी दबाव की सीमा इनकम टैक्स को लेकर हो, चाहे उसके संपत्ति को लेकर हो, हर तरीके से मौजूदा वक्त में जो सवाल उठते हैं ना कि ईडी दरवाजे पर आ जाएगा, CBI दरवाजे पर आ जाएगा और इस तरीके से परेशान करेगा, क्या मौजूदा वक्त के मीडिया हाउस खड़े नहीं हो सकते हैं? जाहिर है सरकार दबाव बनाएगी, एडवर्टाइजर्स हट जाएंगे, लेकिन कमाया तो देश के मौजूदा वक्त में 3 बड़े ग्रुप है। एक टाइम्स ग्रुप है जिसका न्यूज चैनल भी है और अखबार भी फैला हुआ है, एक इंडिया टुडे ग्रुप है जिसका टीवी भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और उसकी मैगजीन भी है, आनंद बाजार पत्रिका भी है, टेलीग्राफ अखबार भी है, उसके न्यूज चैनल्स भी हैं। और हमें लगता है कि इन अखबारों ने और इन मीडिया हाउसेस ने सिर्फ विज्ञापन के जरिए हर साल 100 करोड़ से ज्यादा कमाया है, लेकिन सही मायने में पूछिएगा तो ये 100 करोड़ नहीं है, बल्कि 300 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक की इनकी कमाई एक बार बरस हुई है। सिर्फ 2 बरस की तो लड़ाई है, 2 बरस भी नहीं, एक ही बरस में इस देश के लोग जान जाएंगे अगर इसमें से कोई भी संस्थान खड़ा हो जाए, सिर्फ ये बताने के लिए खड़ा हो जाए कि हम इस देश की जानकारी देंगे, इस देश के लोगों की क्या त्रासदी है, उनकी क्या मुश्किल हालात है, हम उसकी जानकारी देंगे। इससे आपने क्या क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि जब आप अतीत में जाएंगे तो कुछ बातों का जिक्र होगा कि जिस समय भारतीय मीडिया जब जब सत्ता से लड़ता है, कहीं कॉर्पोरेट का साथ भी उनको मिला है, इंडस्ट्रिस्टों का साथ भी मिला है, युवाओं का साथ भी मिला है, संघर्ष करने वाले संगठनों का साथ भी मिला है, अलग अलग तरीके से हर का साथ। मौजूदा वक्त में तो स्थिति और बुरी है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रिस्ट जो सरकार के प्रिय नहीं है, उनकी हालत देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए उनकी हालत देख लीजिए। चंद ही नाम है जो सरकार के करीब है और उनको लाभालाभ मिल रहा है। जितने ट्रेडर्स हैं उनकी क्या हालत हुई है जीएसटी के बाद? क्या वो मदद नहीं करेंगे अगर कोई मीडिया हाउस खड़ा होता है तो? क्या प्रोफेशनल्स मदद नहीं करेंगे? क्या स्टूडेंट्स मदद नहीं करेंगे? इस देश का किसान ही मजदूर साथ में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब उनकी बातों को आप टेलीविजन स्क्रीन और अखबार के पन्नों में जगह देंगे तब ना। हरियाणा में लाठी चल जाती है लेकिन कोई स्पेस नहीं देता है। लेकिन अगर उनको स्पेस मिलता और उनके आंदोलन में एक ताकत मीडिया की 4th स्टेट के तौर पर होती तो क्या वो किसान मजदूर अपने तौर पर उस मीडिया हाउस को जिंदा रखने के लिए, संघर्ष करने के लिए सामने नहीं आता? और यही इतिहास हमको लगता है आपको पलटना होगा 2 तरीके से। पहला, जरा समझने की कोशिश कीजिए इंदिरा गांधी का दौर, राजीव गांधी के दौर में जो उस समय की टेक्नोलॉजी का जिक्र था, जो कंप्यूटर्स आ रहे थे, करप्शन हुआ था, बफोर्स हुआ था, मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी उसमें। पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे, उस समय मीडिया ने कैसी स्टोरी फाइल की थी। और उसके पैरेलल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांड हुआ था, घूसखोरी कांड, जिसके जरिए पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रह गए, उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी। सीबीआई ने उन्हें दोषी ठहराया था, अदालत के जरिए दोषी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया। ये कौन भूल सकता? रिपोर्टिंग तो हो रही थी, काम तो हो रहा था। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में याद आइएगा तो फिर वहां भी ट्रैक 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया, स्वदेशी को धराशायी किया, आरएसएस से पंगा लिया गया, धारा 370, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड ठंडे बस्ते में डाला गया। क्या क्या हुआ इसको रिपोर्टिंग तो लगातार हो रही थी। मनमोहन सिंह के दौर में तो 2G और कोयला घोटाला तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर डील और जो विश्व मंदी आई थी उसको लेकर क्या रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी? लेकिन फिर ऐसा क्या है कि मौजूदा वक्त में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 4 चीफ जस्टिस निकल कर आए, लेकिन रिपोर्टिंग की उम्र सिर्फ 1 दिन की थी। टेलीविजन पे रेंगते हुए दृश्य जो थे सिर्फ चंद घंटों के लिए थे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज थी जनवरी 2018 में, डेमोक्रेसी इन डेंजर, उसको स्पेस नहीं मिला। सीबीआई के ऊपर जिस तरीके से डंडा चला आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच में टकराव के मद्देनजर सीवीसी बीच में कुदर, क्या कुछ हुआ? कितने वक्त की जगह मिली? 1 दिन, न्यूज चैनलों में कुछ घंटे के लिए। ऐसी हजारों घटनाएं हैं इस दौर में जब चीजें धराशायी हुई है। और तो और मीडिया को जो परेशान किया गया उसमें भी मीडिया जागृत नहीं हुआ, उसने भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू किया। यानी ये स्थिति कैसे आती है? तो हमको लगता है कि ये जानकारी के लिए आपको बार बार अतीत में लौटना होगा, जिस समय भारत का मीडिया संघर्ष करता था, और संघर्ष ऐसा वैसा नहीं था, और उनमें साथ भी मिल रहा था सबका। हम लोग एक सवाल उठाते हैं लगातार कि विपक्ष इस समय है ही नहीं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स है ही नहीं, विपक्ष के तौर पर लेफ्ट खत्म हो चला है, और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब काली कोठरी में इस तरीके से है कि उनके दरवाजे पर सीबीआई और ईडी ना पहुंचे, इसीलिए सब दंडवत है सरकार के सामने में। तो फिर मीडिया की भूमिका भी तो कुछ होनी ही चाहिए। वो राजनीतिक तौर पर भी चीजों को जागृत करेगी और अपने आप को भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी चीजों को क्रिएट कर सकती है। किसने इनकार किया है? लेकिन ये ताकत और ये हिम्मत कहां से आएगी? हमारे नेशनल ग्रुप्स जो हैं वो धराशायी हैं, जबकि देखिए बहुत चीजें मुश्किल नहीं है इस देश के भीतर में।
इतने बुरे हालात हैं कि जनता खुद ब खुद उस मीडिया से जुड़ती चली जाएगी। लेकिन आप अगर उस लड़ाई में फंसे हुए हैं जिस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ टीआरपी और पैसा नहीं है, इसका मतलब वो दिवालियापन भी है जो मौजूदा वक्त में संपादकों के भीतर आ चुका है। वह उस संघर्ष को डेवलप करके उस विजन को साथ रखने की तैयार नहीं है जिसमें अगर आप इस देश से जुड़ी हुई हकीकत को स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो जनता उसे देखेगी। यह प्रयोग कोई मतलब नया नहीं है, इसको प्रयोग के तौर पर हमने इसको तमाम संस्थानों में जिया है और टीआरपी भी आती थी और उसको लोग लोकप्रिय तौर पर देख पे देते। हां, सरकार की आंख में लाल पानी जरूर भर जाता था, वो गुस्से में रहती थी, रिपोर्ट भेजती थी, ये आपके ऊपर है। लेकिन मीडिया सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा तो डेमोक्रेसी तो ध्वस्त हो गई। या फिर जनता वहां पर क्या करेगी, जिस जनता को एक हथियार चाहिए मीडिया के तौर पर अपने लिए। इसीलिए जब आप पुराने पन्नों को पलटते हैं, हमें लगता है कि एक जिक्र आपसे करने की जरूरत है। एक किताब हम पढ़ रहे थे, उसमें इस बात का जिक्र था कि 28 जून को, यानी इमरजेंसी लगने के 3 दिन बाद, एक चीज दिमाग में रखिए, 25 जून को जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो लाइट ऑफ कर दी गई थी कि कोई अखबार नहीं छपे। 26 को किसी को कोई अखबार नहीं मिला, 27 को किसी को कोई अखबार नहीं मिला, 3 दिन तक लाइट ऑफ रही थी। और 28 तारीख को इस देश को एक नया, 28 जून 1975 को एक नया व्यक्ति मिला जो इंद्र कुमार गुजराल की जगह, जो उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उनकी जगह वहां पर विद्याचरण शुक्ल आ गए। और वो जब आए तो उन्होंने दोपहर में 2 बजे चार्ज संभाला, 4 बजे संपादकों की बैठक बुला ली। उस संपादकों की बैठक में इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से मुलगांवकर साहब थे, हिंदुस्तान टाइम्स से जॉर्ज वर्गीस साहब थे, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से गिरिलाल जैन थे, स्टेट्समैन की तरफ से सुरेंद्र निहाल सिंह थे, पैट्रियट की तरफ से विश्वनाथ थे। और इस बैठक का हिस्सा सुनिए कि 3 दिन तक जब ऑफ रहा और इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे और सेंसर अब लगा दिया गया है। नेक्स्ट डे अलग अलग तरीके से सबने, ज्यादातर लोगों ने टैगोर की पंक्तियों को छाप दिया था कि टैगोर ये सोचते थे। लेकिन उस बैठक के भीतर का हिस्सा देखिए, 3 दिन तक अखबार नहीं निकला तो जॉर्ज वर्गीस साहब ने सवाल किया था कि बिजली काट क्यों दी गई थी, अखबार नहीं निकल सके। इस पर मंत्री साहब का जवाब था कि हमने बिजली, किसी के सरकार के इशारे पर बिजली नहीं काटी गई, बल्कि हम लोग तैयार कर रहे थे अपने आप को कि सेंसर का प्रबंध कैसा होना चाहिए। तो ऐसे में एक एडिटर ने कहा, इन्हीं 5 में से, कि ऐसी तानाशाही को स्वीकार करना उनके लिए असंभव है। तब मंत्री जी का उत्तर था, हम देखेंगे आपके अखबार के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। क्या दिक्कत है इस लड़ाई में, लड़ने में, और क्या मुश्किल है एक ऐसी परिस्थिति को खड़ा करने में? क्योंकि इस देश के भीतर में जब भी आप किसी नए चैनल को खड़ा करना चाहते हैं, जो लोग हमसे लगातार कुछ सवाल करते हैं, ये सरकार लाइसेंस देने में आनाकानी करती है। ये सरकार, जो लोग फंडिंग करेंगे, जब हम लोग क्राउड फंडिंग की तरफ बढ़ेंगे और जनता से जब पैसे की मांग करेंगे, तो उसके बाद ये चीजों को उलझाएंगे, डिले करेंगे। लेकिन जो चल रही चीजें हैं, अगर वह झटके में अगर उन लोगों को आत्मसात करते हुए चीजों को आगे बढ़ाए कि अब हमको इस देश की रिपोर्टिंग करनी है, हमको किसी क्रेन पर बैठना नहीं है, हमको किसी बिल्डिंग के गिरने की स्थिति को नहीं एनालिसिस करना है, हमको तो इस देश के भीतर में झूठ जो बोला जा रहा है घरों के नाम पर, झोपड़ियों के बदले जो पक्के घर देने के वादे थे, उस पे जो झूठ बोला गया, हम उन्हीं को उभार देंगे तो खुद ब खुद उन बंगले वालों को शर्म आएगी कि उनका घर ढहा है तो उनको तो रोना इनके साथ मिलकर चाहिए, जिनके लिए घर, झोपड़ी, वही सब कुछ रहता है। हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए इस देश में राजनीति नहीं हो सकती है। आपके भीतर वो दर्द तभी आएगा जब आप इस देश की बेसिक स्थिति को समझ पाएंगे, और ये बेसिक स्थिति को समझाने के लिए ही मीडिया की जरूरत होती है, उस फोर्थ स्टेट की जरूरत होती है, जो संयोग से मौजूदा वक्त में शंख, ताली, अगरबत्ती सब जला रहा है। किसके लिए? एक ऐसी राजनीतिक सत्ता के लिए जो अंदर से पोपली है, खोखली है। आखिरी सवाल तो यही है कि क्या वाकई इस देश में अगर मीडिया समझ जाए तो क्या सत्ता भरभरा कर गिर जाएगी? उसके बाद तय किया जाएगा कौन आएगा, कैसे आएगा। उस दौर में जाइएगा तो जानकारी हासिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा मुलगांवकर साहब कमाल के पत्रकार थे, संजय गांधी से मुलाकात करने गए और संजय गांधी ने उनके सामने जब ऑप्शंस रखे, वह भी अपने तौर पर उसी रूप में ऑप्शंस रख के आ गए और दोनों में नहीं चली। लेकिन मुलगांवकर साहब रहे। संजय गांधी को आप भूल जाएंगे, मुलगांवकर को आप नहीं भूल पाएंगे। जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, रामनाथ गोयनका को आप नहीं भूल पाएंगे, इनफैक्ट कुलदीप नैयर को आप नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बाद उनको वहां से विदा कर दिया गया इंडियन एक्सप्रेस से। और इंडियन एक्सप्रेस के भीतर भी जो आज सवाल है, सवाल ये नहीं है उस समय कांग्रेस और इंदिरा गांधी थी, लेकिन मौजूदा वक्त में उसका चरित्र वगैरह बदल गया है। तो मीडिया को भी सोचना होगा, खासतौर से उस मीडिया को जिनकी कुछ पॉलिटिकल लीनिंग्स भी है, वह भी समझे यह स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विकट स्थिति है। इसका सामना कैसे करना है, इसके लिए पहले खड़े होने की स्थिति तो लाइए। इस देश के लोग हाथों हाथ ले लेंगे। और अगर ऐसी स्थिति नहीं आएगी, और ऐसी स्थिति इस दौर में इसलिए बड़ी हो गई है मीडिया के सामने जब वो नाटक नौटंकी कर रहा है, क्योंकि इस दौर में महामारी ने लोगों को घरों में पैक कर दिया।
न सरकार के पास विजन था कि कैसे चीजें डेवलप की जाएं। तो सरकार ने जब सारी चीजें अपने आप को भी बंद कर लिया तो मीडिया को भी समझना उसने ही बंद कर लिया। क्या काम कर रहे थे ये लोग? दुनिया भर के लोगों से न्यूज चैनल बैठाकर बातचीत करते थे, अच्छा कोविड के जरिए कैसे लड़ा जाए, क्या होगा, कैसे होगा। जिस समय इस देश के में प्रवासी मजदूर घरों में लौट रहे थे, उनके पांव में छाले पड़े हुए थे, तब भी ये वो अलग अलग विशेषज्ञों से बात कर रहे थे कि अच्छा महामारी का मतलब ये होता है, इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे लड़ाई। क्या मजाक बना रखा था। इस देश से कोई जुड़ाव इस देश की मीडिया का ही नहीं होगा तो फिर राजनीतिक सत्ता का जुड़ाव भी लोगों से नहीं है, लेकिन वह मीडिया जैसे हथियारों के जरिए ही अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाती है, क्योंकि इस देश में टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ है, पॉलिटिक्स का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, पत्रकारों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार को संभाले हुए जो तबका है, समझना उसी को है, कैसे इस लड़ाई को तीखा बनाया जाए और इस देश के हित के लिए बनाया जाए। XYZ कोई प्राइम मिनिस्टर रहे, आज ये है, कल कोई दूसरा रहेगा, परसों कोई तीसरा रहेगा, लेकिन मीडिया संस्थान की भूमिका को जिंदा रखना है ना, ये एक बड़ा संस्थान है ना, इसकी मौजूदगी का एहसास आपको कराना तो होगा। और तीसरी बार दोहरा रहे हैं इस दौर में, अगर इस देश में कोई नेशनल मीडिया खड़ा हो जाए सिर्फ ये बताने के लिए कि हम जनता की रिपोर्टिंग करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, इस देश को सच को लेकर आपके सामने आएंगे, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए इस देश की स्थिति बदल जाएगी, इस देश की भ्रम फैलाए हुई राजनीतिक सत्ताएं भरभरा कर गिरने लगेगी और फिर स्थिति अनुकूल भी होगी। यह है मीडिया का सच। नाटक नौटंकी में मीडिया ना फंसे तो अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया।